डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रेट्रोसिंथेसिस। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उनमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू सिंथेसिस, उसके बाद हम देखेंगे रेट्रोसिंथेसिस और एक और टर्म यूज होती है रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ये क्या होते हैं? उसके बाद हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस, उसके बाद synthon and synthetic equivalent, and then at the last of lecture we will discuss some common examples of retrosynthetic analysis। यानी जो आज का हमारा रेट्रोसिंथेसिस का टॉपिक होगा उससे रिलेटेड कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या होती है। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, the preparation of a desired organic compound from a readily available starting material is known as organic synthesis। यानी कोई भी आपकी मर्जी का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप चीप और आसानी से अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल से बनाते हैं, तो इस टेक्निक को आमतौर पर हम ऑर्गेनिक सिंथेसिस कहते हैं। इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद द डिजायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो नोन एज टारगेट मॉलिक्यूल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टीएम। जो कंपाउंड आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं उसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कहते हैं और उसको आमतौर पर टीएम से जाहिर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में आमतौर पर ये दो स्पेलिंग यूज होते हैं। एक सिंथेसिस SYNTHESIS, दिस इज एक्चुअली सिंगुलर टर्म, और एक है सिंथेसिस SYNTHESES, दिस इज एक्चुअली प्लूरल टर्म। नाउ आइडियल सिंथेसिस, व्हाट इज आइडियल सिंथेसिस? यानी कौन सी सिंथेसिस जो है वो बेस्ट सिंथेसिस होती है, उसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं बेस्ट सिंथेसिस के। तो सबसे पहला पॉइंट है प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी सबसे अच्छी सिंथेसिस वो होगी जिसमें प्रोडक्ट की प्योरिटी सबसे ज्यादा होगी, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा प्योर होने चाहिए। उसके बाद अवॉइड मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, यानी टेक्निक ऐसी होनी चाहिए जिसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस कम हो, क्योंकि मिक्सचर को सेपरेट करना आमतौर पर लैब में डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद एनवायरमेंट फ्रेंडली रूट एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए जिसमें लेस टॉक्सिक मटेरियल जो है वो एनवायरमेंट के अंदर ऐड हो। यानी जो केमिकल्स हैं, जो बाई प्रोडक्ट हैं, वो एनवायरमेंट के लिए डेंजरस नहीं होने चाहिए। उसके बाद लीस्ट कॉस्टली, यानी प्रोडक्ट हमारा जो रूट है वो लेस कॉस्टली होना चाहिए, उसकी कास्ट कम होनी चाहिए। जो स्टार्टिंग मटेरियल है उनकी कास्ट भी कम होनी चाहिए। उसके बाद नोवेलिटी, यानी जो कंपाउंड है आमतौर पर जो हम बनाने जा रहे हैं, मोस्टली अगर वो नया हो तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो नए कंपाउंड होते हैं उनकी आमतौर पर पहले से बेहतर प्रॉपर्टीज के चांसेस होते हैं। इसलिए जो अवेलेबल कंपाउंड है उनकी सिंथेसिस का आमतौर पर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से इतना एडवांटेज नहीं होता, लेकिन अगर आप स्टडी के लिए उनको बना रहे हैं तो फिर उसके लिए वो बेहतर होता है, या आप उस रूट को जस्ट रिपीट कर रहे हैं उस पर्पज के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जितना रूट नया होगा, आपका रूट जितना नया होगा उतना बेस्ट होगा। उसके बाद सेफ्टी, आपका मेथड सेफ होना चाहिए, आपको कम से कम नुकसान के चांसेस हो उसमें। उसके बाद रिप्रोड्यूसिबिलिटी, आपका मेथड जो है वो रिपीट होने वाला हो, यानी जिसको मुख्तलिफ जगहों पे बार बार रिपीट किया जा सकता हो और उसके वही रिजल्ट्स आ रहे हो। उसके बाद फ्यू स्टेप्स, यानी जो मेथड है उसके स्टेप्स कम होने चाहिए। जितने ज्यादा स्टेप्स होंगे उतनी इसकी यील्ड कम हो जाती है, फिर वो इतना रिलायबल मेथड नहीं रहता। उसके बाद ग्रेटर यील्ड, उसकी यील्ड सबसे ज्यादा होनी चाहिए। परसेंटेज यील्ड आमतौर पर जो हम प्रोडक्ट की कैलकुलेट करते हैं वो ज्यादा होगी तो वो आइडियल सिंथेसिस कहलाएगी। उसके बाद सिंपलेस्ट रूट सिंपलेस्ट होना चाहिए।
उसके बाद हम देखते हैं स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है उसकी कुछ क्वालिटीज मस्ट हैं। सबसे पहले वो इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, यानी उसकी कास्ट कम होनी चाहिए और वो आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, और उसके बाद वो कमर्शियल होना चाहिए, यानी मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद कंटेन 5 कार्बन आइटम्स आर लेस अपार्ट फ्रॉम एरोमेटिक रिंग, यानी जो एरोमेटिक रिंग है उसके अलावा जो बाकी कार्बन है साइड चेन को मिला के वो आमतौर पर 5 कार्बन हो या उससे कम हो तो वो आमतौर पर स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर बेस्ट होता है। नाउ टाइप्स ऑफ सिंथेसिस। आमतौर पर नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री में दो तरह की सिंथेसिस का जिक्र किया जाता है, टोटल सिंथेसिस एंड पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस कौन सा होता है? द सिंथेसिस of desired natural organic compound from commercially available simpler starting material। टोटल सिंथेसिस कौन सा होता है कि जो हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको कमर्शियली अवेलेबल सिंपलर स्टार्टिंग मटेरियल से जब हम बनाते हैं, यानी जो सिंपल मटेरियल से हम किसी भी कंपाउंड को सिंथेसाइज करेंगे उसको हम टोटल सिंथेसिस कहते हैं। जो मटेरियल है वो सिंपलेस्ट होना चाहिए। उसके बाद पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली कॉम्प्लेक्स नेचुरल प्रोडक्ट, यानी ज्यादातर जो पार्शियल सिंथेसिस या टोटल सिंथेसिस है उसमें नेचुरल प्रोडक्ट हम सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम ए रिलेटिवली एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। पार्शियल सिंथेसिस और टोटल सिंथेसिस में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि टोटल सिंथेसिस में हमारा जो रूट है वो हम बहुत सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं उसको, यानी जो मेथड है उसको सिंपल स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल होता है। और पार्शियल सिंथेसिस में स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो इंटरमीडिएट स्टेज से हम आमतौर पर ले रहे होते हैं, यानी वो इतना सिंपल नहीं होता, वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू टोटल सिंथेसिस। तो इस वजह से हमारे पास जो आमतौर पर हम फिर उसको इंटरमीडिएट भी कहते हैं, जो यानी हमारे पास एक पहले से बना हुआ कंपाउंड होगा उसको हम बनाते नहीं है, बस उसी को हम ट्रीट करके आगे एक टारगेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स ओनली फ्यू स्टेप्स, यानी जो पार्शियल सिंथेसिस है उसमें कम स्टेप होते हैं, टोटल में फिर ज्यादा स्टेप बनेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल इज नॉट सिंपल, स्टार्टिंग मटेरियल सिंपल नहीं होता। स्टार्टिंग मटेरियल इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो पहले से एक बना हुआ प्रोडक्ट है उसको यूज करके आप एक और चीज बना रहे होते हैं। नोट दैट अ पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल इज देयर फॉर बायोसिंथेसाइज एंड द अदर इज केमिकली सिंथेसाइज, यानी आपके पास जो है वो जो पोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल होगा वो पहले से जो आप यूज कर रहे हैं वो बायोसिंथेसाइज्ड है, आप उससे एक और कंपाउंड बना रहे हैं वो आप उसकी केमिकल सिंथेसिस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको पेनिसिलिन की एग्जांपल दी है। पेनिसिलिन कहाँ से हासिल होता है? थ्रू फर्मेंटेशन। तो पेनिसिलिन को जब हम मल्टीपल स्टेप्स करते हैं उसमें तो हमारे पास सेफेलोस्पोरिन सी बन जाता है जिसको हम एंटीबैक्टीरियल ड्रग कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो पेनिसिलिन को हम नहीं बना रहे हैं, हम पेनिसिलिन को यूज करके इस ड्रग को बना रहे हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पार्शियल सिंथेसिस। टोटल सिंथेसिस और पार्शियल सिंथेसिस को समझने के लिए एक आसान एग्जांपल मैंने आपके लिए रखी है कि अगर हम अल्कीन को, जो कि सिंपलेस्ट इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, उसको हम एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें और एल्डिहाइड को फिर हम ऑक्सीडेशन के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड में, ओवरऑल दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दोनों स्टेप्स में ओवरऑल ऑक्सीडेशन हो रही है, तो आपके पास ये कौन सी सिंथेसिस कहलाएगी? टोटल सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद अगर आप एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास जो है पार्शियल सिंथेसिस होगा, क्योंकि आपने एल्डिहाइड एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है यहाँ पे, उसको आपने यहाँ से चूज किया है, तो इस वजह से ये टोटल सिंथेसिस नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड की पार्शियल सिंथेसिस है। उसके बाद हम देखते हैं रेट्रोसिंथेसिस क्या है। रेट्रोसिंथेसिस जो है वो द प्रोसेस ऑफ डीकंस्ट्रक्टिंग a target molecule into readily available starting materials by means of imaginary breaking of bonds, जिसको हम डिस्कनेक्शन कहते हैं, and by the conversion of one functional group into another, that is FGI। रेट्रोसिंथेसिस क्या होता है कि जिसमें हम एक टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो उसको ब्रेक करके इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल में आमतौर पर कन्वर्ट करते हैं
और ये एक इमेजिनरी प्रोसेस होता है, यानी जो बॉन्ड क्लीवेज जिसको हम डिस्कनेक्शन कहते हैं ये इमेजिनरी होता है। और ये आमतौर पर इसमें दो चीजें होती हैं, डिस्कनेक्शन और फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। उसके बाद एक और डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी गई है, रेट्रोसिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द टारगेट कंपाउंड टू रेडिली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। कि आपके पास जो है वो यानी आपने बैक में जाना होता है। फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, रेट्रो सिंथेसिस में आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे होते हैं, बैकवर्ड आप जा रहे होते हैं, तो आप सिंपलेस्ट इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल पे चले जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि आपको फॉरवर्ड सिंथेसिस का रूट अच्छी तरह समझ आ जाता है, स्पेशली उन कंपाउंड के लिए जो कम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो नेचुरल कंपाउंड होते हैं, जो आमतौर पर प्लांट्स और एनिमल से हासिल होते हैं। यहाँ पे आपको एक पजल दिया गया है, ये भी यही शो कर रहा है कि रेट्रोसिंथेसिस इतना इजी टास्क नहीं होता। इसमें जो है हम मुख्तलिफ रूट से जो है वो एक टारगेट मॉलिक्यूल को पास करते हैं और उसके बाद एंड में हमारे पास जो है वो उसका स्टार्टिंग मटेरियल आता है, लेकिन उसमें बहुत से रूट पॉसिबल हैं स्टार्टिंग मटेरियल तक जाने के लिए, और मल्टीपल रूट से हम जा सकते हैं। उसको डिस्कनेक्ट मुख्तलिफ तरीकों से यानी हम कर सकते हैं, और ये एक डिफिकल्ट टास्क कंसिडर होता है। जिस तरह ये पजल आपको यहाँ पे दिया गया है, इसका मकसद यहाँ पे यही बन रहा है। उसके बाद रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस क्या होता है? एक्चुअली इट इज द आर्ट ऑफ प्लानिंग द सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। एक्चुअली रेट्रोसिंथेसिस में ये टर्म आमतौर पर यूज होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट करते हैं, आप उसकी रेट्रोसिंथेसिस करते हैं, तो ये टर्म रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस भी यहाँ पे यूज होता है। और ये क्या होता है? एक्चुअली ये आर्ट होता है, आर्ट ऑफ प्लानिंग द सिंथेसिस ऑफ टारगेट मॉलिक्यूल। उसको कैसे बनाना है, उसको हम उसकी प्लानिंग करते हैं। रेट्रो एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बैकवर्ड। द टर्म रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय प्रोफेसर एलियस जे कोरे ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और इसने 1990 में नोबेल प्राइज विन किया, ठीक है, इस काम के लिए। ये एक जर्नल एग्जांपल है। यहाँ पे आप देखें जी जो है वो एक टारगेट मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ये से एक इंटरमीडिएट बन रहा है वाई, और उसको फर्दर डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और हमारे पास एक्स स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। उसके बाद ये जो हमारे टारगेट मॉलिक्यूल है उसके दरमियान ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज नोन एज रेट्रोसिंथेटिक एरो, जो कि आम फॉरवर्ड सिंथेसिस से डिफरेंट है। एक और डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द टारगेट मॉलिक्यूल in order to devise suitable synthetic route। और एक और डेफिनेशन है जो थोड़ी comprehensive लिखी हुई है, synthesis especially of complex organic molecules whereby the complex target molecule TM is reduced into a sequence of progressively simpler structures जिनको हम रेट्रोन कहते हैं, along a pathway which ultimately leads to the identification of a simple or commercially available starting material from which a chemical synthesis can be developed. During retrosynthetic analysis, the target molecule is systematically broken down by a combination of functional interconversion and disconnection। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे पास रेट्रोसिंथेसिस है या रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस है, इसमें दो चीजें होती हैं, फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन और डिस्कनेक्शन। समटाइम हमें सिर्फ डिस्कनेक्शन की जरूरत होती है और समटाइम ये दोनों टेक्निक अप्लाई होती हैं। उसके बाद मेथड्स ऑफ रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस डिटेल से देखते हैं। डिस्कनेक्शन क्या होता है? एन एनालिटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स। दिस इज जस्ट इमेजिनरी क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, यानी रियल में हम ब्रेक नहीं कर रहे होते, इमेजिनरी कर रहे होते हैं। एन एनालिटिकल ऑपरेशन दैट ब्रेक्स एंड कन्वर्ट्स अ मॉलिक्यूल इनटू पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल। सो दिस इज थ्योरेटिकल अप्रोच, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल अप्रोच। एक और डेफिनेशन कि ए पेपर ऑपरेशन इन्वॉल्विंग एन इमेजिनरी क्लीवेज ऑफ ए बॉन्ड, यानी जो आपके पास बॉन्ड है उसकी इमेजिनरी क्लीवेज आपने करनी है, रियल में नहीं करनी। उसके बाद
The term disconnection relates to the breaking of a carbon-carbon bond of a molecule to generate simpler fragments. यहाँ पे आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, दिस इज एक्चुअली एस्टर। तो यहाँ पे आप ओवर से देखें, इसका जो यहाँ पे हमारे पास OR ग्रुप है उसको हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं और C के दरमियान से, इसको हम CO डिस्कनेक्शन कहते हैं। तो हमारे पास स्टार्टिंग मटीरियल क्या आएगा, एक अल्कोहल होगा और एक हमारे पास यहाँ पे एसिड एलाइड आ रहा है। तो इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये टारगेट मॉलिक्यूल बन सकता है। इसके अलावा एस्टर को आप अल्कोहल और एसिड से भी बना सकते हैं, यानी अल्कोहल और एसिड भी इसके स्टार्टिंग मटीरियल हो सकते हैं। फॉरवर्ड सिंथेसिस अगर आप इसकी करें तो इसको हम एस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन FGI। Functional group interconversion describes a process of converting one function group into another। यानी आपके पास अगर एक फंक्शन ग्रुप मौजूद है तो उससे आप दूसरा फंक्शन ग्रुप उसको कन्वर्ट करके आप बनाएंगे। इन रेट्रोसिंथेसिस, मोस्टली ये रेट्रोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है कि आप कंप्लीट मैकेनिज्म वगैरह डिटेल नहीं बता रहे होते, जस्ट आप एक ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट करके एक रूट आप चेक कर रहे होते हैं उसका कि उसका फॉरवर्ड में रूट क्या होगा। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ राइटिंग वन फंक्शन ग्रुप फॉर अनदर टू हेल्प सिंथेटिक प्लानिंग इज नोन एज फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन। उसके बाद फंक्शन ग्रुप कैसे की जाती है, फंक्शन ग्रुप इंटरकन्वर्जन कैसे होगी। FGI कैन बी डन बाय कौन से मेथड है, सबसे पहले एडिशन रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फ्री रेडिकल रिएक्शंस। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, दिस इज एक्चुअली मस्कुलर, ये एक्चुअली एक हाउस फ्लाई में पाए जाने वाला कंपाउंड है। इसमें आप देख सकते हैं ये एक्चुअली अल्कीन है। यहाँ पे आप देखें तो हम सबसे पहले इसकी FGI करेंगे, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। ये जब बनेगा तो लास्ट स्टेप इसका जो है वो अल्काइन की हम जो है वो रिडक्शन करेंगे, उससे ये बनता है। उस वजह से बैकवर्ड में जब हम आएंगे तो हम अल्कीन को अल्काइन में कन्वर्ट करेंगे, फंक्शन को इंटरकन्वर्जन करेंगे तो हमारे पास जो है वो अल्काइन आ जाएगा। उसके बाद अब आप फंक्शन को इंटरकन्वर्जन नहीं कर सकते, यहाँ पे आप स्टेप वाइज डिस्कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले आपने ये राइट हैंड साइड पे डिस्कनेक्शन आपको दिखाई गई है, आपने इस अल्काइल चेन को डिस्कनेक्ट कर देना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जब आप राइट हैंड साइड पे डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा, यानी जो अल्काइन के साथ रिएक्ट करके ये इसके साथ ये अल्काइन के साथ रिएक्ट करके टर्मिनल अल्काइन के साथ ये आपको अल्काइन देगा, जो सेकंड लास्ट स्टेप में आपको नजर आ रहा है। तो दैट इज एक्चुअली लॉन्ग चेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ब्रोमाइड। उसके बाद दूसरी तरफ से उसी तरह आप डिस्कनेक्शन करेंगे तो आपके पास एक और अल्काइल मॉलिक्यूल आएगा। तो अब इसका जो एंड स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पे आपके पास आया है, जिसको आप मजीद सिंपल नहीं कर सकते, वो है अल्काइन यानी एसिटाइलिन, जो कि सिंपलेस्ट इजीली अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, और अल्काइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद हम देखते हैं जी सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होते हैं। ये बहुत कॉमन टर्म्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, स्पेशली रेट्रोसिंथेसिस में, सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट। सिंथोन क्या होता है, ए जनरलाइज्ड फ्रेगमेंट यूजुअली एन आयन प्रोड्यूस्ड बाय ए डिस्कनेक्शन। जब आप डिस्कनेक्शन करते हैं तो एक आइडियलाइज्ड फ्रेगमेंट आप बनाएंगे, जो रियल में आमतौर पर नहीं होता, जस्ट हम जो है वो डिस्कनेक्शन करके दिखाते हैं कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, उसको हम सिंथोन कहते हैं। तो फ्रेगमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम डिस्कनेक्शन, शॉर्टकट हम ये कह सकते हैं। सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, reagent carrying out the function of synthon which cannot itself be used often because it is too unstable। आमतौर पर जो है वो सिंथोन को खुद तो हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट किसी भी फॉरवर्ड रिएक्शन में। अगर आप उसे कंसिडर करें तो फॉरवर्ड में जब आप लेंगे तो उसका कोई इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास, तो वो आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा सिंथोन का। जब आप उसका चार्ज वगैरह सब कुछ खत्म कर देते हैं, आप उसको एक रेडिली अवेलेबल मॉलिक्यूल में शो करते हैं, तो वो सिंथेटिक इक्विवेलेंट कहलाता है। एक्चुअल कंपाउंड यूज्ड इन प्लेस ऑफ सिंथोन इन फॉरवर्ड सिंथेसिस, ये भी आप कह सकते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट की डेफिनेशन।
A synthetic equivalent are also known as reagent. ठीक है, यानी सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है उसको, दिस इज एक्चुअली ARE, सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो होते हैं उनको हम reagent भी कंसिडर कर सकते हैं. सिंथोन, सिंथोन आपके पास ये मिथाइल सिंथोन आपको दिया गया है, इसका reagent या सिंथेटिक इक्विवेलेंट है मिथाइल आयोडाइड है, मिथाइल टॉजिलेट है. ठीक है, तो ये टॉजिलेट का स्ट्रक्चर आपके सामने आपको दिखाया गया है. उसके बाद दूसरा आप देखें कोर सोर्स है मिथाइल का, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव सिंथोन, दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव. दिस इज नेगेटिव सिंथोन, इनकरेक्टली यहाँ पे पॉजिटिव लिखा गया है. इसका जो रिएजेंट होता है, यानी जो सोर्स होगा वो हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास जो इसका जो सोर्स यहाँ पे बन रहा है वो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड. उसके बाद जो है वो यहाँ पे आप देखें सिंथोन, यहाँ पे ये जो सिंथोन की एक और एग्जांपल आपको बताई गई है सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की, कि अगर आपके पास R के दरमियान बॉन्ड है, आप उसे हेट्रोलेटिकली ब्रेक करें, एक R पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव. याद रखें जो पॉजिटिव होगा वो हमारे पास आमतौर पर जो है वो एक्सेप्टर सिंथोन कहलाता है, नेगेटिव डोनर सिंथोन, यानी पेयर ऑफ सिंथोन बनेगा. तो सिंथोन जो है R पॉजिटिव यहाँ पे कौन सा हो सकता है, यानी उस R पॉजिटिव जो सिंथोन है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, ईथर हो सकता है, टॉजिलेट्स हो सकते हैं. और नेगेटिव, जिस तरह पिछले एग्जांपल मैंने आपको नेगेटिव बताया कि नेगेटिव हमारे पास आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड्स आमतौर पर होते हैं जो कि कार्बेनाइन का बेस्ट सोर्स होते हैं. RNGX है, RLI है, LiCuR2 है. क्लासिफिकेशन ऑफ सिंथोन, सिंथोन जो है उनको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे. एक्चुअली सिंथोन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर भी हो सकता है और इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर भी हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोफिलिक रोल भी हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक रोल भी हो सकता है. तो इलेक्ट्रोफिलिक मीन जो पॉजिटिवली चार्ज आमतौर पर होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. न्यूक्लियोफिलिक जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. तो न्यूक्लियोफिलिक जो होते हैं उनको हम डोनर सिंथोन कहते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक को एक्सेप्टर, D फॉर डोनर, A फॉर एक्सेप्टर. और इनको किस तरह हम आमतौर पर जो क्लासिफाई करते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन के लिए हम देखते हैं दे आर क्लासिफाइड accordingly numbered with respect to relative position of functional group and the reactive carbon atom. हमने जो कंपाउंड है उसमें ये देखना है कि जो हमारा रिएक्टिव कार्बन है और जो फंक्शनल ग्रुप है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बन रहा है, उसकी बेस पे हम ये नंबरिंग दे रहे हैं यहाँ पे, जो भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ. तो सिंथोन क्या हो सकते हैं, A0 हो सकता है, यानी एक्सेप्टर 0, एक्सेप्टर 1, एक्सेप्टर 2, एक्सेप्टर 3, इसी तरह डोनर 0, डोनर 1, डोनर 2, डोनर 3. दिस इज बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आप देखें ये X आपका जो है कोई हेटेरो एटम है, Fg फंक्शन ग्रुप है. तो इसमें नंबरिंग आप कैसे करेंगे, आपका जो हेटेरो एटम है उसको आमतौर पर हम 0 नंबर देते हैं, जो जिस कार्बन के साथ वो अटैच होगा वो 1 नंबर होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. तो इस तरह आपके पास अब आप जो D0 होगा वो आमतौर पर कौन सा होगा, जिसमें जो आपका डोनर सिंथोन है वो X होगा. ठीक है, तो इस यानी जो नेगेटिव चार्ज है वो आपका X पे आएगा, रिएक्टिंग X होगा. ठीक है, इसी तरीके से D1 कौन सा होगा, जिसमें जो आपके पास जो डोनर सिंथोन है आपका वो आप आमतौर पर C1 होगा. ठीक है, यहाँ पे आप देखें इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द फंक्शन ग्रुप फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद एक्सेप्टर सिंथोन देन वी सेड D0 सिंथोन, यानी डायरेक्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो आपका जो है वो डोनर एक्सेप्टर सिंथोन के साथ बॉन्ड बने. जाहिर है जब आप उसको उसके दूसरे पार्ट को निकालेंगे तो ये डोनर बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा. इन दिस केस हेटेरो एटम इज itself reacting as donor synthon, ये आपने याद रखना है. Okay, if C1 carbon is reacting which carries the functional group, then we say at D1 or A1 synthon. ठीक है, and so on.
यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्काइल में भी डोनर और एक्सेप्टर सिंथोन। ठीक है, तो अल्काइल डोनर या एक्सेप्टर हो सकता है। कैसे? जो डोनर होगा उसको हम डी से जाहिर करेंगे, अल्काइल डी, एक्सेप्टर एस है। वो डिपेंड करता है उस पर कौन सा चार्ज है, यानी जो सिंथोन आप बना रहे हैं पॉजिटिव बना रहे हैं या नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा, नेगेटिव डोनर होगा। जिस तरह पिछली कुछ एग्जांपल मैंने आपको दी है, अल्काइल हैलाइड से पॉजिटिव आता है और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे आप इस रिलेशनशिप से जो D0 सिंथोन है वो आपके पास क्या होगा, X जब डोनर होगा, ठीक है, और आपके पास D1 क्या होगा जब कार्बन नंबर 1 फिर उसके लिहाज से डोनर होगा। फिर जब कार्बन 2 डोनर होगा यानी बीटा कार्बन, तो फिर उसके बाद वो D2, इस तरह ये D3, D4, D5। इसी तरह एक्सेप्टर के लिहाज से अगर आप इसे एक्सेप्टर कंसिडर कर रहे हैं तो ये A0, फिर उसके बाद A1, A2, A3, A4, A5। इनकी डिफिनीशन यहाँ पे आपको दी गई है। फंक्शनलाइज न्यूक्लियोफाइल यानी D is for donor with the heteroatom of the function group joined to the nth carbon atom। और एक्सेप्टर सिंथोन की डेफिनेशन है फंक्शनलाइज्ड इलेक्ट्रोफाइल A एक्सेप्टर with the heteroatom of the function group joined to the nth carbon atom। यानी यहाँ पे आपने रिलेशनशिप देखना होता है फंक्शन ग्रुप और रिएक्टिव कार्बन के दरमियान, उस बेस पे आप ये नंबरें असाइन करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आपको दी गई है डोनर सिंथोन और एक्सेप्टर सिंथोन की। डोनर सिंथोन यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है वो सबसे पहले D0 है। यहाँ पे आप देखें जो आपका हेटेरोएटम है वो खुद रिएक्ट कर रहा है, यानी वो खुद वो डोनर है। जब वो खुद डोनर होगा तो वो ये D0 कहलाएगा। ये कहाँ से आएगा? इससे सिंथेटिक इक्विवेलेंट जो है वो एक थायोल होगा, यानी थायोल को। इसका ये फंक्शन ग्रुप है। उसके बाद D1 यहाँ पे आप देखें जो हेटेरोएटम है इसके साथ आपके पास जो कार्बन नंबर 1 आ रहा है वो डोनर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कार्बन नंबर 2 डोनर है, यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन नंबर 3 डोनर है। दिस इज नाइट्रोजन इज हेटेरोएटम, ये फंक्शन ग्रुप भी है इसका। इसी तरह अल्काइल का आप देखें तो अल्काइल डोनर भी हो सकता है, एक्सेप्टर भी। यहाँ पे चूंकि डोनर हम डिस्कस कर रहे हैं तो डोनर नेगेटिव होगा और वो आर्गेनो मेटालिक कंपाउंड से आएगा। ये आर्गेनो लिथियम से शो किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी आपको दिए गए हैं। साइनाइड आपके पास पोटेशियम साइनाइड, दिस इज एल्डिहाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्सेप्टर सिंथोन। एक्सेप्टर सिंथोन आप यहाँ पे देखें तो A0 आपके पास उसी तरह हेटेरोएटम खुद भी एक्सेप्टर है, ठीक है, और उसके साथ हेटेरो खुद एक्सेप्टर है यहाँ पे। तो इसका जो रिएक्टिंग इक्विवेलेंट दैट इज सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये क्या बनेगा? ये यहाँ पे ये दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन फास्फोरस। तो ये उसका फास्फोरस का कंपाउंड है। जहाँ पे आप जब क्लोरीन को नेगेटिव फॉर्म में निकालोगे तो आपके पास जाहिर है फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आप कंसिडर करेंगे। दिस इज फंक्शन ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे आप देखें A1, दिस इज हेटेरोएटम, दिस इज कार्बन नंबर 1, इट इज पॉजिटिवली चार्ज, इट इज एक्सेप्टर सिंथोन। इसी तरह ये किससे आएगा? कीटोन से आएगा। इसी तरीके से इसका कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप होगा। फिर उसके बाद ये जो कार्बन अल्फा कार्बन जिसे आप कहते हो यहाँ पे, दिस इज नंबरिंग के लिहाज से ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो दिस इज A2 सिंथोन, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज A3 सिंथोन। और उसके बाद ये अल्काइल, दिस इज अल्काइल एक्सेप्टर सिंथोन, ठीक है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव किससे आएगा? अल्काइल हैलाइड से। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जी सम इम्पॉर्टेंट एंड कॉमन गाइडलाइंस फॉर डिस्कनेक्शन। जब हम डिस्कनेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ गाइडलाइंस जो है वो जरूरी हैं, उनको मद्देनजर रखा जाना जरूरी है, तब जाके आप एक अच्छी आइडियल किस्म की जो है वो रेट्रोसिंथेसिस कर सकते हैं। या डिस्कनेक्शन आप कर रहे हैं तो आप इन गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लीड्स टू सीरीज ऑफ नॉन लॉजिकल रिएक्शन, यानी आपके पास जो है वो जो रिएक्शन है वो ऐसा होना चाहिए जो नॉन होना चाहिए, जो आप सजेस्ट कर रहे होते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स इन द टारगेट मॉलिक्यूल, यानी जो टारगेट मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो फंक्शन ग्रुप जो है वो उसका पता होना चाहिए आपको कहाँ पे है, और उसके बेस पे आप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि वो रेट्रॉन कंसिडर होगा और रेट्रॉन वो इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है जहाँ से ये जिसकी बेस पे आप डिस्कनेक्शन करेंगे।
डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू हेटेरो एटम शुड बी प्रेफर्ड, ये आपने याद रखना है। जिस तरह अभी वो एस्टर वाले केस में वहां से हमने डिस्कनेक्ट किया उसको। डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग शुड नॉट बी प्रेफर्ड। आमतौर पर ये कुछ केसेस में हम करते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते, वो बाद में आपको बताऊंगा। जनरल एग्जांपल्स ऑफ रेट्रोसेंसेस, ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपके समझने के लिए दिए हैं। सबसे पहले रेट्रो एनालिसिस आपको एक कंपाउंड का दिया गया है, दिस इज एक्चुअली अल्कोहल, ठीक है। अब ये इसकी डिस्कनेक्शन हम कहाँ से कर रहे हैं? सबसे पहले हम इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप गौर से देखें, ये इसका एक्चुअली लास्ट स्टेप होगा जब आप इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास सिंथोन बनेंगे। सबसे पहले हमेशा याद रखना है, जब आपने रेट्रोसिंथेसिस करनी है तो पहले आप सिंथोन बनाएं। तो यहाँ पे सी डिस्कनेक्शन हो रही है, सिंथोन क्या बनेगा? फिनाइल एनाइन, जो कि डोनर सिंथोन है, और उसके बाद ये एक्सेप्टर सिंथोन, ये एस मैंने लिखा है, एस एज फॉर सिंथोन। उसके बाद इसका सोर्स क्या होगा, यानी सिंथेटिक इक्विवेलेंट फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन, और इसका सोर्स क्या होगा? एपोक्साइड। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस। फॉरवर्ड सिंथेसिस कैसे करेंगे? हमेशा रेट्रोसिंथेसिस करके आपने फिर फॉरवर्ड करनी है, देखना है कि वो कंपाउंड उस तरह आपसे बन रहा है या नहीं। फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप ग्रिग्नार्ड रीजन को ट्रीट करेंगे एपोक्साइड के साथ। एपोक्साइड जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन इसके ऊपर होता है, तो जो फिनाइल है वो न्यूक्लियोफिलिक के तौर पर अटैक करेगा इसके ऊपर। उसके बाद आपके पास सबसे पहला प्रोडक्ट ये बनेगा, फिर उसकी आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद आपके पास ये अल्कोहल बन जाएगा। उसके बाद रेट्रोसिंथेसिस एक और कंपाउंड की आपको दी गई है, दैट इज एक्चुअली 1 2 3 4 5 1,5 डाइकीटोन। तो इसकी सबसे पहले यहाँ से आप डिस्कनेक्शन करेंगे, तो ये आपके पास एक इनोलेट टाइप सिंथोन बनेगा, दिस इज एक्चुअली डोनर सिंथोन, दिस इज एक्सेप्टर। तो ये कहाँ से आएगा? इसका तो कीटोन भी सोर्स हो सकता है, लेकिन बेस्ट सोर्स इसका जो होगा वो एक कीटो एस्टर होगा, जिसका इनोलेट स्टेबल होता है। क्योंकि इसकी एसिडिटी ज्यादा होती है इस कार्बन की, तो इनोलेट आसानी से बन सकता है। फॉरवर्ड सिंथेसिस में आपने ये बात सोचनी है। उसके बाद दूसरा जो सिंथोन है पॉजिटिव, उसका क्या सोर्स होगा? वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिंथेटिक इक्विवेलेंट इसका आएगा। उसके बाद इसकी एफपीआई करेंगे आप, एफपीआई करेंगे तो जाहिर है ये अल्डोल कंडेंसेशन से बन रहा है, तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। उसके बाद जब आप इसकी यहाँ से डिस्कनेक्शन करेंगे तो ये फिर उसी तरह अल्डोल कंडेंसेशन के जो स्टार्टिंग मटीरियल हैं कीटोन और साथ जो है वो फॉर्मल्डिहाइड, ये आपके पास बन जाएंगे। इसके अलावा भी कुछ रूट्स हैं जिनसे आप इसे बना सकते हैं और डिस्कनेक्शन भी कर सकते हैं। फॉरवर्ड सिंथेसिस, तो उसी रूट से अगर आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आपके पास क्या आएगा? एसीटोन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ ट्रीट करें, अल्डोल रिएक्शन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, उसके बाद जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। उसके बाद आप उसको ट्रीट करेंगे किसके साथ? बीटा कीटो एस्टर के साथ, अल्डोल कंडेंसेशन की तरह का ही रिएक्शन है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे क्या बन जाएगा? दिस इज एक्चुअली माइकल एडिशन रिएक्शन, दिस इज माइकल एडिशन। उसके बाद आपके पास इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में यू शुड मेंशन हियर COOH, दिस इज एक्चुअली COOH, दिस इज नॉट CO2 ET, दिस इज COOH, बिकॉज जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप उसकी डीकार्बोक्सिलेशन करें हीट करके, तो आपके पास टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा जिसकी पहले आपने डिस्कनेक्शन की है। उसके बाद रेट्रोसिंथेसिस एक और कंपाउंड की है, दिस इज एसिड। तो एसिड को यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद ये इसका एक्सेप्टर सिंथोन, ये डोनर, ये अल्काइल हैलाइड से आएगा और ये साइनाइड से आएगा। याद रखना है जो एसिड है वो आमतौर पर उनका बेस्ट सोर्स जो होता है वो साइनाइड्स होते हैं। यानी साइनाइड और अल्काइल हैलाइड को मिलाएं तो फिर उससे मेटल साइनाइड को, तो उससे उसका साइनाइड ऑर्गेनिक साइनाइड बनता है। उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मल्टीपल स्टेप्स के बाद आपके पास एसिड बन जाएगा। उसके बाद फॉरवर्ड सिंथेसिस आप देखें, पहले अल्काइल ब्रोमाइड है, उसकी पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीटमेंट है, साइनाइड बन रहा है, यानी Br रिप्लेस हो रहा है Cn से। हाइड्रोलिसिस करें, एमाइड बन रहा है, एमाइड की फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो एसिड बन जाता है। एक और कंपाउंड की रेट्रोसिंथेसिस है, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
साइक्लिक कंपाउंड है। हमेशा याद रखना है कि डिस्कनेक्शन नेक्स्ट टू हेटेरो एटम इज प्रेफर्ड। यहाँ पे आपने डिस्कनेक्शन करनी है तो CO डिस्कनेक्शन सबसे पहले यहाँ पे आप देखें, जाहिर है जब आप डिस्कनेक्शन करेंगे तो कौन सा एटम नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, कौन सा पॉजिटिव, ये आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन नेगेटिव कैरी कर सकता है, कार्बन पॉजिटिव। ओके, ये पॉजिटिव सिंथोन साइड, ये नेगेटिव। उसके बाद जो है वो आप इसको कन्वर्ट करेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, तो ये एसिड साइड आ जाएगी आपके पास, और दूसरी जाहिर है इसके ऊपर हाइड्रोजन लगाएंगे, ये OH हो जाएगा। एक्चुअली हाइड्रोक्सी एसिड भी आपके पास आ जाएगा। उसके बाद इसकी GI करें, ठीक है, फंक्शन में इंटर कन्वर्जन करें आप किसकी, ये ग्रुप इंटर कन्वर्ट होगा तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है आप इसकी डिस्कनेक्शन करेंगे, SPI के बाद डिस्कनेक्शन यहाँ से, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक कीटोन का सिंथोन बन रहा है। तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, और इसका जो दूसरा पार्ट आपके पास बन रहा है वो यहाँ पे ये एसिड वाला पार्ट है। तो ये एसिड वाले पार्ट का जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपके पास बन रहा है ये एक्चुअली एक डाई एस्टर है, ठीक है, जिसको हम मेलानिक एस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, ये वाला पार्ट, ये दिस वन, इसका ये कहाँ से आएगा, ये मेलानिक एस्टर से। फॉरवर्ड सिंथेसिस, फॉरवर्ड सिंथेसिस में आप सबसे पहले ये अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे यहाँ से। आप जानते हैं कि ये एसिडिक है, इसका जो रेजोनेंस फॉर्म यहाँ पे इसका जो इनोलेट आयन बनेगा, यानी जो एनायन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगे हुए हैं, उसको स्टेबल करेंगे। तो सोडियम मिथॉक्साइड को आप एज ए बेस यूज कर रहे हैं। उसके बाद इसका साल्ट, उसके बाद ये दिस इज माइकल एडिशन, उसके बाद ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद इसकी रेजोनेंस आपने शो की, ठीक है, उसके बाद इसकी प्रोटोनेशन कंप्लीट, ये रिएक्शन माइकल एडिशन यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद जो है वो ये आपका प्रोडक्ट फाइनल बनेगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आप इसकी फर्दर क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, क्योंकि ये आपको भी OH चाहिए। यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड को आप यूज करेंगे, याद रखना है, क्योंकि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो एस्टर को आसानी से रिड्यूस नहीं कर सकता। दिस इज कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट, तो ये कीटोन को आसानी से रिड्यूस करेगा। इसकी रिडक्शन से अल्कोहल बन जाता है, यानी OH ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो रिडक्शन के बाद आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करेंगे। ये OHO न्यूक्लियोफाइल है, ये इस कार्बन पे टेक करेगा, साइक्लाइजेशन होगी। उसके बाद प्रोटॉन शिफ्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने जो है वो इस तरह इस इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन में इथेनॉल को निकालना है, यानी यहाँ से प्रोटॉन जाएगा, ये OET चला जाएगा, ये बांड इधर आ जाएगा आपके पास। ये वही सॉरी एक स्टेप अभी और होगा, फिर हमारा टारगेट मॉलिक्यूल आएगा। तो नेक्स्ट जो है वो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी एस्टर हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है, क्योंकि आपका एस्टर ग्रुप आपके टारगेट मॉलिक्यूल में नहीं है, वो सिर्फ आपने एसिडिटी क्रिएट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उसको आपने निकालना है। उसकी आप कार्बोक्सिलेशन करें, कार्बोक्सिलेशन इस ग्रुप की करें। उसके बाद इसकी डी कार्बोक्सिलेशन यानी हीट करें, तो ये ग्रुप यहाँ से फिर रिमूव हो जाएगा और आपका टारगेट मॉलिक्यूल आ जाएगा। So this is end of today's lecture. Thank you.